नमस्कार विद्यार्थियों। और हम लोग अपनी इस फाउंडेशन सीरीज वाली जो वीडियो है उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का यूनिट नंबर 10 और मेंस में यदि सोशियोलॉजी का लास्ट पार्ट हम लोग देखें, एनवायरनमेंट का एक सेगमेंट देखें और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था वाला एक सेगमेंट देखें, तो वहां पर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो यानी आपके मुख्य परीक्षा में भी सोशियोलॉजी वाला जो सेगमेंट है उसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अर्थव्यवस्था में उनके हाट और बाजार से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और पर्यावरण में मध्य प्रदेश की जनजातियों का पर्यावरण संरक्षण में क्या महत्व है, क्या योगदान है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और प्रीलिम्स में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने इस टॉपिक को छोड़ा तो यानी इसका अर्थ यही है कि आपके प्रीलिम्स निकलने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस फाउंडेशन सीरीज में आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो आइए आज जो डियर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में हमारा प्रयास होगा कि 3 या 4 जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं उनको आपको उनके जीवन शैली, उनका समाज कैसा है ना, विवाह के प्रकार, जन्म संस्कार, उनकी कला और संस्कृति कैसी है, इसको हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि नाम से ही आप लोग जानते हैं, इस वीडियो सीरीज का लक्ष्य ही है कि आपका जो आधार है, एमपीपीएससी प्रिपरेशन का जो आधार स्तंभ है उसको मजबूत किया जाए, और इसीलिए इस वीडियो सीरीज को नाम दिया गया है फाउंडेशन सीरीज। तो कोशिश तो यही होगा इस वीडियो में कि सबसे पहले मैं आपको भील जनजाति के बारे में बताऊं, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या के संदर्भ में सबसे बड़ी जनजाति है। और इसके बाद हम लोग यहां से मूव करेंगे मध्य प्रदेश की जो 3 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, उसमें से बैगा, भारिया, और यदि आज समय ने हमें अनुमति दिया तो फिर हम लोग और एक टॉपिक कवर करेंगे, सहरिया जनजाति। लेकिन 3 हम लोग इस वीडियो में फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो भील जनजाति यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है लगभग कितनी है? 59 लाख। और यदि मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या के संदर्भ में हम इस जनजाति के जनसंख्या का प्रतिशत के संदर्भ में आकलन करें तो यह लगभग कितना है? 39%। यह जो जनजाति है आपको मध्य प्रदेश के मालवांचल अर्थात धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम और निमाड़ जैसे क्षेत्र, जिसमें आपका बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, ये सब स्थानों में आपको देखने को मिलेंगे अच्छी खासी संख्या में। और इनकी सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह आपको कहां मिलेगी? धार में। लगभग 12 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या देखने को मिलती है। लेकिन यदि हम लोग प्रतिशत के संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है इनका देखने को मिलता है अलीराजपुर जिले में। तो आइए इस टॉपिक को, जनजाति जो टॉपिक है प्रमुख जनजातियां, इसको सबसे अच्छा माध्यम होता है चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करना। तो चित्रों के द्वारा ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और वो सबसे अच्छा तरीका भी होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये किधर निवास कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो इनका संकेंद्रण मालवांचल और निमाड़ क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। 2011 में इनकी जनसंख्या लगभग, मैंने कहा था 59 लाख, तो 59,93,921 ये 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या।
और यदि प्रतिशत के संदर्भ में देखें तो 39.08% मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अधिक जनजाति, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या आपको कहां देखने को मिलेगा? तो धार जिले में। तो ये तो मैंने आपको बात कर ही लिया। अब आइए इनकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ संकल्पनाओं को, कुछ तथ्यों को समझा जाए। यहां पर ये राजस्थान का चित्र है और ये राजस्थान का बांसवाड़ा जो है जिला आपको यहां दिख रहा है और ऊपर में मैंने दो नाम लिख के रखे हुए हैं, दामोर और बरकिरिया। ये क्या है? तो किसी जमाने में एक समूह रहता था, उसका नाम है दामोर, और फिर अब वहां पर दूसरा समूह आया रहने के लिए और उस समूह को नाम दिया गया बरकिरिया या बारकिरिया। इन दोनों के मध्य लड़ाई होती है, इन दोनों के मध्य लड़ाई हुई और दामोर जो है वह बरकिरिया से पराजित हो गए और फिर वो यहां से निकल भागते हैं और कहां पर आकर बसते हैं डियर? तो इस बांसवाड़ा जिले में एक स्थान है ढोल या फिर ढोलका। ढोल या क्या? ढोलका। और ढोल या ढोलका को क्या माना गया है? तो ढोल और ढोलका को इनका मूल निवास माना गया है। किनका? भील जनजाति का। अब दोस्तों ये जो भील शब्द है यह कन्नड़ भाषा का बील से निकला है। किससे निकला है? कन्नड़ भाषा का एक शब्द है बील, इससे निकला है और इस शब्द का अर्थ होता है धनुष और ये तीर धनुष विद्या में निपुण होते हैं और ये अपना पूर्वज भी मानते हैं। किसे? एकलव्य को अपना पूर्वज भी मानते हैं और उसी के अनुरूप चूंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दान में दिया था और इस कारण से वह अपने अंगूठे के आधार पर तो तीर नहीं चला पाएगा क्योंकि उसका अंगूठा नहीं है। तो आज भी आप भील जनजाति में परंपरा देखेंगे कि ये बिना अपने अंगूठे का यूज किए हुए यह तीर चलाने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं इनके कुछ उप समूह के बारे में आपको बता देता हूं। कुछ उप समूह के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके जो उप समूह हैं उसमें आपको नाम मिलेगा भील, भिलाला, बारेला, गौंट, धानुकड़ा और नायकड़ा और यहां पर वो सारा नाम आपको दिया हुआ है। इसमें जो सर्वाधिक प्रभावी समूह है उसे कहा गया है भिलाला। भिलाला इन्होंने अपना संबंध राणा प्रताप से भी जोड़ा है और इन्होंने अपना मूल निवास माना है छत्तीसगढ़। तो भील है, भिलाला है, रौंट है, पटलिया है, आपका नायकड़ा है, धानुकड़ा है, ये सब क्या है? इनके उप समूह जो कि आपको याद रखना है। अब इनके कुछ गोत्र के बारे में बात करते हैं, जैसे सनयान गोत्र है, सिंगाड़िया गोत्र है, निंगवालिया गोत्र है। इनके कुछ प्रमुख गोत्र हैं और इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है सनयान गोत्र। एक व्यक्ति है भील समुदाय से जुड़ा हुआ, वह शिकार करने जा रहा है, जंगल में वह बिल्ली का पीछा करता है और वह जो बिल्ली है एक मूर्ति का रूप ले लेती है और इस आधार पर हमें किस गोत्र की उत्पत्ति हुई? सनयान गोत्र की। ध्यान रखना है गोत्र के साथ जो जुड़ा हुआ टोटम है वो यह है कि यह बिल्ली का छुआ हुआ खाना नहीं स्पर्श खाते हैं और ना ही ये बिल्ली का शिकार करते हैं। तो इनके साथ जो टोटम जुड़ गया है वो क्या है, या जो इनका गोत्र चिन्ह जुड़ गया है वह क्या है? बिल्ली। अगला है, देखिए अगला है सिंगाड़िया। यहां पर क्या है कि एक व्यक्ति वन की ओर जा रहा है शिकार करने, लेकिन तब तक वह क्या देखता है कि कुछ लोग जो है वन को काट रहे हैं। उस व्यक्ति ने उन लोगों को वनों को काटने से, लकड़ियों को काटने से रोका, लेकिन वो जो लोगों का समूह है इस व्यक्ति पर आक्रमण कर देते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं। तभी इस व्यक्ति का बैल है ना सामने आता है और अपने सींग से इनको मार देता है और इसलिए यहीं पर उत्पत्ति हुई कौन सी गोत्र की? सिंगाड़िया। अर्थात इस गोत्र वालों का जो टोटम या प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? बैल। और वह किसकी पूजा करेंगे? बैल की पूजा करते हैं। तो ये गोत्र कहलाया सिंगाड़िया गोत्र। अब अगला है निंगवालिया गोत्र। फिर से व्यक्ति शिकार करने के लिए गया है लेकिन उसके पीछे शिकार ही पड़ गया है, तो शिकारी जो है अब खुद शिकार होने जा रहा है।
और वह शिकारी इस बार कौन है? तो इस बार शेर है। अब ये जो व्यक्ति जो शिकार करने गया था ये भागने लगा और एक नदी किनारे आया और वहां एक विशालकाय मछली देखने को मिलती है और विशालकाय मछली से उसने प्रार्थना किया कि मुझे बचा लो, और विशालकाय मछली ने उसे अपने जबड़े में छिपाया। और शेर आया, उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाता है, शेर वापस चला जाता है और फिर बाद में उस जबड़े से मछली जो है इसको निकाल देती है। तो इस गोत्र को मानने वाले लोग जो है निंगवाल मछली का शिकार नहीं करते हैं। तो आपको कुछ मैंने गोत्र से जुड़ा हुआ कहानी मैंने बता दिया। जन्म से जुड़ा हुआ एक कहानी ये है। कहानी क्या है? एक उनका संस्कार है कि जन्म के बाद माता को उबला हुआ मछली का जो पानी है, गर्म पानी, वो दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको पीने से आंतरिक रूप से मजबूती मिलती है। फिर 7वें दिन, यहां नाम लिखा हुआ है शांता, सूर्य पूजा। तो 7वें दिन जो है एक संस्कार होता है जिसे क्या कहा गया है? शांता। और इसी दिन जो है नामकरण संस्कार भी होता है। तो सूर्य पूजा होती है और इसी से जुड़ा हुआ एक और संस्कार है पाह ढरना या पाहा ढरना। बच्चे को मक्के के दाने पर लिटाया जाता है और यहाँ नामकरण संस्कार की क्रिया संपन्न होती है। तो शांता, पाहा ढरना, ये सब बच्चे के नामकरण संस्कार से जुड़े हुए प्रक्रियाएं हैं, कुछ कर्मकांड हैं आप कह सकते हैं। 12वें वर्ष में दाम देना या डाम देना की प्रथा है। ये क्या है? डाम देना की प्रथा। तो जलता हुआ एक तीर या तीर को गर्म किया जाता है और बच्चे के हाथ पे उस तीर का निशान बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे मान्यता यह है कि यदि वो निशान बन गया है ना, तपता हुआ या गर्म तीर का, तो बच्चा जो है आंतरिक रूप से काफी मजबूत होगा और रोग व्याधि उसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैरिज के बारे में या विवाह के बारे में। तो कई प्रकार के विवाह देखने को मिल रहा है। मंगनी, भगोरिया, लुगड़ा लाड़ी, खंडड़िया, आई भराना और भरायणा और नातरा। मंगनी विवाह क्या है? तो यह एक प्रकार का अरेंज मैरिज है। इसमें लड़के के माता पिता, लड़की के नहीं, लड़के के माता पिता यानी वर पक्ष के माता पिता एक मध्यस्थ का चुनाव करते हैं गांव के पटेल की सहायता से। उस मध्यस्थ को भांजगड़िया कहते हैं। अब जो मध्यस्थ या भांजगड़िया उस परिवार की तलाश करता है जहां लड़की जो है विवाह करने योग्य हो गई है। अब वो उस परिवार में जाएगा और वहां विवाह के लिए वो बातचीत शुरू करेगा और उस बातचीत में एक मामला आता है क्या? दापा। दापा क्या होता है? ये होता है दहेज। लेकिन यहां दहेज क्या है डियर? इसको कहा जाता है दापा को वधु मूल्य। अर्थात यहां जो दहेज है वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। तो क्या है? दापा, वधु मूल्य। अब दापा यदि तय हो गया है तो इसका मतलब विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसी दापा में एक हिस्सा होता है क्या? खाद्यान्न देना। तो अब वर पक्ष वाले वधु पक्ष के यहां जो खाद्यान्न लेकर जा रहे हैं तो वो किसका हिस्सा है? दापा का ही हिस्सा है। तो वो जो खाद्यान्न लेकर गए हैं उसको क्या कहा गया है? सावा। ये समझिए विवाह प्रक्रिया का आरंभ है। तो सावा। फिर हल्दी पीठी रानी काजल माता। हल्दी पीठी रानी काजल माता क्या होता है? अब हल्दी लगा हुआ चावल सबसे पहले अर्पित किया जाएगा किन्हें? रानी काजल माता को। यह क्या है? यह जो है समझ जाइए कि इसके द्वारा जो भील समुदाय रानी काजल माता और उसके बाद घिरसीरी देव यानी गृह देवता, इनके सामने प्रार्थना करते हैं कि जो विवाह की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है इसमें आप हमें आशीर्वाद दें ताकि यह जो विवाह प्रक्रिया है बिना किसी विघ्न और बाधा के संपन्न हो जाए। अब आते हैं, ये है भगोरिया। भगोरिया क्या होता है डियर? तो भगोरिया जो है एक प्रकार का मेला भी होता है। मेला है, इनका त्योहार है। और इस त्योहार को ये लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस त्योहार का भील समुदाय बड़ा ही बेसब्री से इंतजार करता है। भगोरिया जो है यह होली के एक सप्ताह पहले
मालवांचल के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया जाता है। अलीराजपुर और झाबुआ का जो भगोरिया हाट है वो काफी प्रसिद्ध है। अब यहीं पर जो भील युवक और युवती हैं, ये इस मेले में, हाट में, इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे और यदि दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कैसे? तो भील युवक यदि भील युवती के गाल पर गुलाल लगा देता है और भील युवती इनकार नहीं करती, विरोध नहीं करती, तो इसका मतलब यह है कि दोनों अब जीवन साथी बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों आपस में बातचीत करेंगे और यदि लग गया दोनों को, युवक और युवती को, कि हाँ हमें अब विवाह कर लेना चाहिए, तो वो यहां से भागेंगे, अपने किसी संबंधी के घर में जाएंगे, है ना। संबंधी के घर में भागने की प्रक्रिया नकारात्मक संदर्भ में नहीं है, भागने की जो प्रक्रिया है वो बड़ा ही सकारात्मक है। सगे संबंधी के यहां जा रहे हैं, है ना, कहीं दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं। और फिर इनके सगे संबंधी इनके माता पिता को यह जानकारी देंगे और फिर विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो यह जो है, यह आप देख सकते हैं कि यहाँ युवक और युवती के सामने अवसर है कि आप अपना जीवन साथी खुद तलाश करें, और यह एक बड़ा ही सकारात्मक तत्व है जनजातीय समाज का। और इस विवाह को तय करने में युवतियों को अधिक वरीयता दिया गया है, अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यहाँ युवती या लड़की की रजामंदी अधिक मायने रखती है। लुगड़ा लाड़ी, यह भी एक विवाह का प्रकार है। लुगड़ा का अर्थ होता है कपड़ा और लाड़ी का अर्थ होता है लड़की। तो यदि वधु पक्ष वाले थोड़े गरीब हैं तो ऐसे में वर पक्ष वाले कपड़ा वगैरह लेकर जाएंगे और कपड़ा देंगे और विवाह करके कन्या को अपने घर लेकर आएंगे। तो उसे क्या कहा गया है? लुगड़ा लाड़ी। यह क्या है? खंडड़िया या घर जमाई। विवाह के बाद, विवाह के पहले नहीं, विवाह के बाद जो है, यदि दूल्हा जो है अपनी पत्नी के माता पिता के साथ या उसके घर में रहने लगे तो उसे क्या कहेंगे? घर जमाई या खंडड़िया। आई भरायना क्या है? यदि युवती, भील युवती किसी भील युवक को पसंद करती है और लेकिन यदि उसके माता पिता, भील युवक के माता पिता विवाह नहीं करना चाहते हैं तो युवती उसके घर में जबरन प्रवेश करती है और वहीं रहने का प्रयास करती है और फिर अंततः माता पिता, युवक के माता पिता मान जाते हैं और फिर विवाह की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इसे क्या कहा गया है? आई भरायणा। भील जनजातियों में जो विधवा पुनर्विवाह की परंपरा है उसे नातरा नाम दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या नाम हम लोगों ने जान लिया क्या? विवाह के प्रकार। भांजगड़िया कौन है ना, ये आई भरायना क्या है, लुगड़ा लाड़ी क्या है, ये नातरा क्या है, ये विवाह के प्रकार आपने समझ लिया। अब आते हैं यहां पर, व्यक्ति की मृत्यु के बाद दफन करने की भी परंपरा है और दाह संस्कार की परंपरा है। यदि व्यक्ति की किसी लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो रही है, व्यक्ति के कोई सगे संबंधी नहीं है, तो फिर दफन किया जाएगा, अन्यथा दाह संस्कार किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं डियर। यहां पर एक शब्द आ चुका है टिया, और आपको इमेज देखने से अपने आप पता चल रहा है। तो इमेज, यदि आप जनजाति का टॉपिक कवर कर रहे हैं और आप इमेज नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कल्पना करने में दिक्कत आती है। तो मैं तो यहां पर कोशिश यही करता हूं कि इमेज के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। तो यहां देखिए शब्द लिखा हुआ है टिया। यह क्या है? यह मृत्यु भोज है और इसका आयोजन कब किया जाता है? तीसरे दिन टिया का आयोजन किया जाता है। तो टिया क्या हो गया? एक प्रकार का मृत्यु भोज। अब भील जनजाति का जो सामाजिक संगठन है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आपको नाम आ रहा होगा पटेल या गमेती। तो पटेल और गमेती कौन है? तो पटेल या गमेती जो है गांव के प्रमुख हैं। फिर इनके जो सहायक है उन्हें तड़वी कहा गया है, सहायक को तड़वी कहा गया। और यदि पटेल अनुपस्थित है तो पटेल का कार्य कौन करेंगे? तड़वी। फिर एक और नाम आया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, उनका नाम है डाहला। यहाँ डहला दिया हुआ है, नाम क्या है? डाहला। ठीक है, डाहला कौन है? गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जब भी कभी सार्वजनिक भोज वगैरह का आयोजन करने का ये लोग निर्णय लेंगे तो इनको बुलाया जाएगा डाहला को और उनसे पूछा जाएगा कि सार्वजनिक भोज का आयोजन करने की सोच रहे हैं, कितना जो है खाद्यान्न लगेगा। तो उस खाद्यान्न का हिसाब किताब जो लगाते हैं वो कौन है? डाहला है।
इसके बाद देखिए यहाँ है पुजारा। पुजारा नाम से पता चल रहा है ये भील समुदाय के पुरोहित होते हैं। हर एक गांव में जो है आपको पुरोहित या डाहला देखने को मिलने वाले हैं। अब आते हैं जो झाड़ फूक करने वाले हैं। झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा गया है डियर? जो झाड़ फूक करते हैं उन्हें कहा गया है बड़वा। झाड़ फूक यानी जादू टोना, झाड़ फूक के माध्यम से जो रोग व्याधियों को दूर करने का प्रयास करे उसे क्या कहेंगे? बड़वा। और बड़वा का जो सहायक होगा उसे कहा जाता है गायक। बड़वा का जो सहायक है वह गायक है। बड़वा यदि झाड़ फूक में लगे हुए हैं तो उस समय गीत का आयोजन कौन करता है? गाना कौन गाता है? गायक। कोटवार कौन होता है? तो कोटवार जो है डियर, कोटवार जो है यह गांव का प्रहरी है, गांव का चौकीदार है ना। और गांव का मुख्य सूचना दाता भी यही है। कौन? कोटवार। और इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है वारती। वारती ये तो गांव का प्रहरी हो गए। और यदि अब वारती का इमेज देखें तो आपको पता चल जाएगा। यहां देखिए ये है इमेज वारती का। ये क्या करने वाले हैं? ये जो है जब भी सार्वजनिक भोज वगैरह का आयोजन होगा, सार्वजनिक भोज का जब भी आयोजन होगा तो सार्वजनिक भोज का प्रबंधन देखने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है वारती। तो हम लोगों ने कुछ सामाजिक संगठन के बारे में जान लिया और एक विस्तृत सामाजिक संगठन, सामाजिक एकता का एक उदाहरण है जिसे नाम दिया गया है हलमा। हलमा क्या है? इसमें लोग एकजुट होकर किसी भील समुदाय के व्यक्ति की मदद करते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? उदाहरण के माध्यम से। यदि एक गांव है, भील आदिवासियों का एक गांव है और वहां एक व्यक्ति रह रहा है जिसके घर में उतना क्या है? उतने लोग नहीं हैं। किसके लिए? श्रम के लिए। खेती में या खेत में काम करने वाले उतने लोग नहीं है। तो पूरे गांव के लोग मिलकर उसके खेत में जाकर काम करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। यदि तालाब बनाना है तो पूरा गांव जो है एकजुट होकर तालाब बनाएगा। किसी व्यक्ति या परिवार के लिए कुआं खोदना है तो पूरे गांव के लोग जमा होकर, एकजुट होकर कुआं का निर्माण करेंगे या कुआं खोदेंगे। तो इस परंपरा को क्या कहा गया है डियर? इस परंपरा को कहा गया है हलमा व्यवस्था कहा गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये कुछ इनके व्यंजन के नाम हैं, जैसे दाल पानिये। दाल तो सिंपल है। पानिये कैसे बनता है? तो गाय के उपलों पर रख कर जो है ये पानिये बनाया जाता है। तो और पानिये किससे बनता है? मक्का से बनता है। मक्का इनफैक्ट आपको बता दें कि भील जनजाति का मुख्य व्यंजन है, मुख्य खाद्यान्न व्यंजन है। इसी मक्का से एक और ये व्यंजन बना रहे हैं जिसका नाम है राबड़ी। लेकिन यदि त्योहार है, उत्सव है, तो ये लोग गुड़ भातिया का भी वितरण करते हैं। गुड़ भातिया, उसमें घी मिलाएंगे, चावल में गुड़ मिलाएंगे और आपस में मिल बांट कर खाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं धर्म में। तो इनके जो सबसे बड़े देवता है वो है बाबदेव। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि भील जनजाति जो है हिंदू समाज और अन्य जनजातियों के ही जैसे ये बहुदेववादी हैं और प्रकृति की पूजक भी हैं। तो इनके सबसे बड़े देवता है बाबदेव और इनकी आप तुलना किनके साथ कर सकते हैं? इंद्रदेव के साथ कर सकते हैं। और ये वस्तुतः वर्षा के देवता है, वर्षा के देवता है बाबदेव। कुहाजा देव, यहाँ इमेज से आप देख पा रहे हैं, पशुधन के रक्षक हैं। गल देव, ये हिंदू धर्म के भगवान नरसिंह के समान है और ये मनौती के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको आने वाले हैं सावन माता मालिया बाबा। ये कृषि और वन उपज के रक्षक हैं। फिर है घिरसिरी देव, इनके बारे में मैंने बात कर ही लिया है। ये क्या है? गृह देवता है। जसमा देवी, ये लक्ष्मी के समान है, लक्ष्मी देवी के समान है और दीपावली के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी कई देवी देवता हैं, जैसे भीलट देव। भीलट देव का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहां पर? बड़वानी नांगलवाड़ी में, सतपुड़ा पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। नांगलवाड़ी में भीलट देव का मंदिर। कहीं कहीं पर भीलट देव को कुछ लोगों ने कहा है राजा पंथा, हालांकि इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन आपको यहीं पर बता दें कि भील जनजाति जो है केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, वरन
महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं और राजस्थान में भी हैं। राजस्थान के जो भील हैं वो राजा पंथा को अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं। होवण माता प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने वाली देवी हैं, होवण माता। कुछ त्योहार का नाम जान लें। होली के एक सप्ताह पहले भगोरिया, उसके एक सप्ताह पहले तिहवारिया। तिहवारिया हाट भगोरिया हाट के लिए ही आयोजित किया जाता है और रंगों का त्योहार है होली। उसके बाद गल, होली के दूसरे दिन या अगले दिन गल उत्सव, और ये किनके लिए है? तो ये जो है आपके नरसिंह भगवान गल देव की स्मृति में होता है ये, है ना। गल, गढ़, गढ़ क्या होता है? गढ़ जो है समझिए एक बड़ा ही लंबा सा खंबा होता है और इस पे तेल लगाया जाता है ताकि इसमें काफी ज्यादा चिकनाहट हो जाए, और ऊपर में नारियल और गुड़ की पोटली रखी रहती है। युवक यहां तक चढ़कर इस नारियल और गुड़ की पोटली को लाने का प्रयास करते हैं और जो सफल होता है उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो उसके लिए कौन सा उत्सव हो गया? गढ़ उत्सव। ढोडी, दिवासा और इंदल, ये किन के लिए है? तो यह बाब देव के लिए है। ये तीनों का तीनों उत्सव जो है बाब देव। यदि अच्छी बारिश नहीं हो रही है, अच्छी बारिश नहीं हो रही है, तो जेठ अमावस्या या ज्येष्ठ अमावस्या में ढोडी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दिवासा, श्रावण माह में दिवासा का आयोजन होता है। मनौती पूरा होने पर या जब आप मान्यता मान रहे हैं, मनौती मान रहे हैं, किसके लिए? कि पूरा गांव सुखी संपन्न रहे, कृषि का विकास हो, तो उस समय आप किनकी पूजा करेंगे? आप कौन सा उत्सव मनाएंगे? इंदल। और पूजा किनकी होगी? बाब देव की। तो ढोडी, दिवासा और इंदल, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं? बाब देव के पूजा से संबंधित हैं। जातर, जातर जब आपने फसल लगाया और उस फसल में अब बीज सामने आ रहे हैं, फल सामने आ रहा है उसका, तो उसके लिए आप जिस उत्सव का आयोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जातर। नवई, नवई को गोंड और बैगा नवाखानी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह क्या है? नई फसल से संबंधित, नई उपज से संबंधित त्योहार है नवई। नई उपज आ गई है और उस उपज से ये खाना बनाएंगे। सबसे पहले वो उपज से बना हुआ खाना किसे अर्पित करेंगे? पूर्वजों को अर्पित करेंगे और उसके बाद वो खाना ये ग्रहण करेंगे। तो इसे क्या कहा गया है? यहाँ नवई कहा गया है। और इसी को गोंड जनजाति, बैगा जनजाति कैसे सेलिब्रेट करती है? नवा खानी के रूप में सेलिब्रेट करती है। नवणी, नवणी क्या है डियर? तो नवरात्रि, नवरात्रि को नवणी कहा गया है। डोहा, डोहा क्या है? एक तरह का उत्सव है, त्योहार है, जिसमें मटके में दीपक रखकर, है ना, पूजा की जाती है। उसे क्या कहा गया है? डोहा कहा गया है। और ये डोहा का आयोजन तब होता है जब लगता है कि घर में पशुओं की मृत्यु हो रही है ना, पशु जो है दूध कम दे रहा है, तो इसलिए डोहा उत्सव का आयोजन किया जाता है। दिवाली, हिंदू धर्म के समान ये दिवाली मनाते हैं, लेकिन इसी में एक परंपरा है गाय गोहरी। कुछ लोग जो मनौती मानते हैं क्या करते हैं? वो ग्राउंड पे, भूमि पर लेट जाते हैं और अपने ऊपर गाय और बैल को चढ़ने की, पास होने की, जाने की अनुमति देते हैं। तो इस परंपरा को क्या कहा गया है? गाय गोहरी कहा गया है। तो अब आइए कुछ इनके समझते हैं हम लोग कुछ नृत्य और गीत के बारे में। जैसे डावण गीत, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित है, विरह से संबंधित है। प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में या पत्नी अपने पति की याद में जो गीत गा रही है उसे कहते हैं डावण गीत। यावणा गीत और लावणी गीत विवाह से संबंधित है। लावणी में वर पक्ष के लोगों को मीठी मीठी गालियां दी जाती हैं। लावणी, यावणा, है ना। सांवा गीत, जो व्यक्ति सांवा लेकर पहुंचा है, खाद्यान्न लेकर पहुंचा है विवाह के पहले, दापा का एक हिस्सा कैसे मिलेगा? वधु पक्ष को। तो दापा का एक हिस्सा वधु पक्ष को मिलेगा कैसे? सांवा यानी अनाज के रूप में। तो जब वह व्यक्ति, वर पक्ष वाला व्यक्ति वधु पक्ष के यहां सांवा लेकर पहुंचता है तो जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं सांवा गीत। उसके बाद बाना गीत, झुमरली गीत, ये सब क्या है? ये सब विवाह के समय गाए जाते हैं। और भी गीत हैं विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले। निहाली गीत, जुवारना, ये विदाई के समय गाया जाता है। भराड़ी विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। जीमनवार दुल्हन पक्ष द्वारा समधन के लिए गाया जाता है ये। फिर
अब आते हैं कुछ नृत्य का नाम जानते हैं। भगोरिया। भगोरिया उत्सव में इस तरह के नृत्य का आयोजन होता है। भगोरिया उत्सव में जो नर्तकों का समूह होता है उसे डोहिया कहते हैं, और उनके द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है उसे डोहिया नृत्य कहते हैं। फिर गहर नृत्य होता है जो कि होली के समय में होता है। डोहो एक प्रकार का उत्सव भी है और नृत्य है। अभी मैंने आपको बताया था कि डोहो में होता क्या है, एक मटकी में दीपक रखकर नृत्य किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, डोहो। गरबा या गरबी नृत्य, वीर वालिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बड़वा इस नृत्य को करता है। कब करता है, तो सामान्यतः श्रावण माह में या नवरात्रि के समय बड़वा जो है यह नृत्य करता है, नवरात्रि के समय खास करके। और गायक जो है गीत गाता है, वाद्य यंत्र बजाता है, और बड़वा जो है वह नृत्य करता है। और उस नृत्य को क्या कहते हैं, उस नृत्य को कहते हैं वीर वालिया नृत्य कहते हैं। अब आइए, विवाह से संबंधित कुछ नृत्य है। वर पक्ष वधु पक्ष की ओर जा रहा है, मतलब बारात जा रही है। रास्ते में वर पक्ष के लोग रुकते हैं, विश्राम करते हैं, और वर पक्ष के पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डांग साला। और महिलाएं जो इस वक्त नृत्य करती हैं उसे कहा जाता है फांदरो। अब वर पक्ष के लोग पहुंच चुके हैं कहां, बारात पहुंच चुकी है वधु पक्ष के यहां। तो वधु पक्ष की कन्याएं है ना लात मारती हैं, किन्हें, बारातियों को, और नृत्य करती हैं। इसे क्या कहा गया है, लात मार साला। फिर इसी विवाह से संबंधित है जिसमें पुरुष और महिलाएं समूह में नृत्य करते हैं, उसे कहा गया है फरकनी साला। और भी कई तरह के नृत्य हैं। महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है पखियों। पुरुष और महिलाएं अलग अलग नृत्य कर रही हैं, करते हैं, जिसे कहा जाता है लहरी मूड़ा। अब कन्या विवाहिता जो है कहां पहुंच चुकी है, ससुराल पहुंच चुकी है, और वहां उसके स्वागत में एक नृत्य किया जाता है, उसे कहा जाता है मूड़ा नृत्य। तो हम लोगों ने कुछ नृत्य के बारे में बात कर लिया। गातला। गातला क्या है, अब कुछ विविध आपको बता दूं। गातला जो है डियर, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार वगैरह के बाद किसी एक विशेष दिन में उसके स्मृति में एक पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है। कहीं कहीं लकड़ी का भी रहता है, बट अधिकांश जगह पर पत्थर की मूर्ति बनती है। काला पत्थर से या सफेद पत्थर से मूर्ति बनती है और उसको स्थापित किया जाता है। तो इसी मूर्ति को क्या कहते हैं, इसी मूर्ति को कहते हैं गातला। चलो, अब ढाबा क्या है, तो बारेला। बारेला जो है भील जनजाति का एक उप समूह है, और ये छोटे छोटे एक मंदिर नुमा संरचना बनाते हैं जिसे ढाबा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भील जनजातियों में चित्रकला के दो रूप मिलते हैं। एक है क्या, विवाह समारोह के अवसर पर जो दीवारों पर टीका किया जाता है उसे गोत्रेज कहते हैं। और एक जो सर्वप्रसिद्ध चित्रकला है जिसे क्या कहा गया है, जिसे कहा गया है पिथोरा। और जो चित्रकार पिथोरा चित्रकारी करता है उसे कहा जाता है लखिंद्रा। और जो सर्व प्रमुख लखिंद्रा हैं उनका नाम है, जो बड़े ही पॉपुलर रहे हैं, जिन्होंने भीलों की यह जो धर्म से जुड़ा हुआ चित्रकला है इसको कागज और कैनवास पर लेकर आए, इसे भील जनजाति के बाहर लेकर आए और बड़ा लोकप्रिय बनाया। तो उस चित्रकार का या उस प्रसिद्ध लखिंद्रा का नाम है पेमा फात्या। तो ये पेमा फात्या है। चलिए डियर, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं। जनजातियों से संबंधित जो सबसे पहली समिति थी उनका नाम है, उस समिति के अध्यक्ष थे वेरियर एल्विन, और उन्हीं के नाम पर उस समिति को कहा गया है वेरियर एल्विन समिति, है ना। और ये समिति बनती है 1959 में। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद यानी 1961 में एक और समिति बनती है जिसका नाम है ढेबर आयोग। यह वस्तुतः आयोग था, और इसी ढेबर आयोग ने जनजातियों में क्या देखा कि जनजातियों में ही एक समूह ऐसा है या एक जनजाति या कुछ जनजाति ऐसे हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, है ना। उनमें साक्षरता नहीं के बराबर है, उनका जनसंख्या दर या तो स्थिर है या कम हो रहा है, और जो कृषि करने की जो तकनीक है वो एकदम आदिम जमाने की है।
तो सरकार को इन्होंने अनुशंसा की कि आप इन्हें क्या माने, आदिम जनजाति समूह माने, और सरकार ने इनकी अनुशंसा को स्वीकार किया। और बाद में 2006 ईस्वी के आसपास इसी आदिम जनजाति समूह को नाम दिया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। वर्तमान में लगभग 75 भारत में जनजाति समूह ऐसे हैं जिन्हें पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है, और मध्य प्रदेश में ऐसे 3 जनजातीय समूह हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बैगा। बैगा जो है डियर, यह क्या है, तो यह मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर जैसे जिलों में निवास करती है। यानी आप कह सकते हैं कि मैकाल अमरकंटक क्षेत्र में इनका अत्यधिक संकेंद्रण है। वैसे सर्वाधिक संकेंद्रण आपको डिंडोरी और मंडला क्षेत्र में मिलेगा। इस क्षेत्र में एक स्थान है, एक क्षेत्र है जो लगभग 60 किलोमीटर लंबा है, जिसे बैगा चक कहा गया है। वहां पर इनका सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त यह जनजाति आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी। तो यह पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की यह 6ठी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहले गोंड है, फिर भील है, सबसे पहले भील है, फिर गोंड है, फिर कोल है, फिर कोरकू है, और 5वें नंबर पे सहरिया है, और 6ठे नंबर पर आपके बैगा जनजाति है। और इनका 2011 की यदि जनगणना के आधार पर देखें तो इनकी जो कुल जनसंख्या है वह कितनी है, 4,15,000 के आसपास कुल जनसंख्या है इनका, है ना। कितना है इनकी जनसंख्या, 4,15,000, और कुल जनजातीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है, 2.71%। या 2 विद्वानों का एक समूह है, हीरालाल और रसल, इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, और उस पुस्तक का शीर्षक है ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। इन्होंने क्या कहा, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस में कौन, हीरालाल और रसल ने क्या कहा कि भैया ये जो बैगा है ये झारखंड की या छोटा नागपुर की भूमिया जनजाति थे, और ये आए कहां, छत्तीसगढ़ आए, और उसके बाद फिर कहां पहुंच गए, मैकाल अमरकंटक क्षेत्र में। तो ये इनका उत्पत्ति को इन्होंने किससे जोड़ के देखा है, हीरालाल और रसल ने, तो इसका उत्तर है झारखंड या छोटा नागपुर की भूमिया जनजाति से। लेकिन जो बैगा समुदाय है वह मानता है अपने आदि पूर्वज, किन्हें मानता है, तो आदि पूर्वज वह मानता है नागा, बैगा और नागा बैगिन। ये क्या मानते हैं, इसे अपना आदि पूर्वज मानते हैं, नागा बैगा, नागा बैगिन को। क्षेत्र हमें पता चल गया कहां निवास कर रहे हैं। अब आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनके कुछ उप समूह। बिंझवार 7 उप समूहों में मुख्य रूप से ये बटे हुए हैं। बिंझवार, भरोटिया, नारोटिया, गोंड मैना, कठ मैना, समोना, है ना। बिंझवार, भरोटिया, कठ मैना, गोंड मैना, नरोटिया, समोना और कोडामन। इनफैक्ट इस बार यहां से एक प्रश्न आपके प्रीलिम्स में, यानी 2026 के प्रीलिम्स में ऑलरेडी एमपीपीएससी ने पूछ के रखा हुआ है। बिंझवार, जैसा कि भील जनजाति में जो सबसे प्रभावी शक्तिशाली समूह भिलाला है, वैसे ही यहां पर बिंझवार है। एक विद्वान है जिनका नाम है टीबी नायक, जिन्होंने पुस्तक लिखी द भील, और एक दूसरी पुस्तक लिखी 12 भाई बिंझवार। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, टीबी नायक, और उन्होंने बैगा जनजाति की एक उप समूह, एक उप शाखा है बिंझवार पर, पुस्तक की रचना की, नाम है 12 भाई बिंझवार। और वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति पर रिसर्च किया, उनके क्षेत्र में जाकर 1932 से 36 ईस्वी के मध्य निवास करते हैं। उनकी सभ्यता, उनके राजनीतिक जीवन, उनके सांस्कृतिक जीवन को बड़े ही नजदीक से देखा और एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है द बैगा। और लेखक है कौन, तो लेखक है वेरियर एल्विन। इनके गोत्र और गोंड जनजाति के गोत्र में आपको बहुत सारी समानताएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि गोंड के ये बड़े भाई माने जाते हैं। मरावी हैं, धुर्वे हैं, मरकाम है, टेकाम है, ये सारा का सारा गोत्र जो है आपको गोंड जनजाति में भी देखने को मिलेगा, और यहां पर भी देखने को मिल रहा है। मरावी, धुर्वे, टेकाम, है ना,
मरकाम, तो ये गोत्र हो गए। अब बच्चे के जन्म के बाद यहां पर प्रसूता को, महिला को या माता को एक जड़ी बूटी युक्त दवा खिलाई जाती है जिसे क्या कहा गया है, बड़ी उजहा कहा गया है, बड़ी उजहा। ये जन्म के बाद माता को या प्रसूता को खिलाई जाती है। आगे बढ़ रहे हैं, ये छठी संस्कार, छठे दिन, उसके अगले दिन उसका पिता जो है अपने बच्चे का बाल काटता है और 5वें महीने के बाद नामकरण संस्कार होता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं डियर विवाह में। तो भील जनजाति में जो मध्यस्थ थे, विवाह की प्रक्रिया आरंभ करने वाला जो मध्यस्थ है उसे क्या कहते थे, भांज गड़िया। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है अगुआ या टेढ़ा या सियाना। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। ये मैं फैक्ट कहां से यूज कर रहा हूं, द बैगा नामक पुस्तक से, जिसके लेखक हैं वेरियर एल्विन। तो मध्यस्थ का नाम आपको पता चल गया डियर। अब जनजाति समाज कितना आगे है, अभी आपको एक उदाहरण देखने को मिलने वाला है कि जो तथाकथित सभ्य समाज है, महिला सशक्तिकरण के मामले में, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के महत्व के संदर्भ में यदि बात करें तो आपको लग जाएगा कि जनजाति समाज हम लोगों के समाज से आगे हैं। यहां पर विवाह के पहले लड़की की रजामंदी पूछी जाती है कि क्या वह विवाह करना चाहती है या नहीं। यदि जब तक वो हां नहीं बोलेगी तब तक विवाह की प्रक्रिया आरंभ नहीं होगा। चलिए, तो अब विवाह में जब पहुंच गए कौन, टेढ़ा या सियाना या अगुआ, तो यहां पर भी दापा तय किया जाता है, यानी वधु मूल्य। और इसको क्या कहा जाता है, इसको सुक कहते हैं या खर्चा कहते हैं, सुक या खर्चा। और ये दोनों टर्म मैंने फिर से कहां से लिया, द बैगा नामक पुस्तक से। आपको दूसरे नोट्स में नॉर्मली नहीं मिलता है। तो ये क्या हो गया, सुक भरना या सुक, और खर्चा ये है वधु मूल्य, ये है वधु मूल्य, ध्यान देना है ये। फिर विवाह के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। मंगनी या चढ़ विवाह यह एक प्रकार का अरेंज मैरिज है। इसके बाद उठवा, इसमें वधु जो है यह बारात लेकर वर के यहां जाती है, इसे उठवा विवाह कहते हैं। फिर चोर या राजी बाजी, यह प्रेम विवाह का एक उदाहरण है। और लमसेना, इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति जो विवाह करने का इच्छुक है वह अपने भावी ससुर के घर में जाकर रहेगा, विवाह के पहले ही अपने भावी ससुर की अच्छी सी सेवा करेगा। और यदि ससुर, भावी ससुर उसकी सेवा से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो वह अपनी पुत्री के साथ विवाह का आयोजन करेगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, लमसेना कहा जाता है। पैठुल, यह एक प्रकार से, जैसे भील जनजाति में आप लोगों ने देखा आई भरायणा, तो कुछ इसी प्रकार का आपको यहां देखने को मिल रहा है पैठुल। इसमें जो युवती किसी यदि युवक को पसंद करती है लेकिन युवक के माता पिता विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो जबरन युवती जो है युवक के घर में प्रवेश करती है और फिर कालांतर में इनकी शादी करवा दी जाती है। यहां पर भी विधवा पुनर्विवाह का, तलाक का प्रथा है। महिला तलाक दे सकती है, और यदि अब तलाक देने के बाद वह किसी दूसरे के साथ शादी करना चाह रही है, तो जो होने वाले नए पति हैं, ये पहले पति को जो वधु मूल्य दिया गया था उसको वापस करेंगे, यानी सुक या खर्चा वापस करेंगे, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दावा। दावा, नया पति जो है जिसको ऑलरेडी तलाक दे चुकी है उसको ये वापस वधु मूल्य दे रहा है, सुक या खर्चा वापस दे रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको दावा कहा जाता है। विधवा विवाह की परंपरा है यहां पर। और जिस तरह से भील में विधवा विवाह को नातरा कहा गया है, यहां खड़ोनी या चूड़ी पहिरना कहा गया है। खड़ोनी कहा गया है, खड़ोनी, या फिर क्या, चूड़ी पहिरना कहा गया है विधवा विवाह को। दाह संस्कार और दफन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं व्यक्ति की मृत्यु के बाद, लेकिन सामान्यतः अधिकांश परिस्थितियों में व्यक्ति को दफन किया जाता है। धर्म के बारे में बात करें तो भील जनजाति गोंड जनजाति के समान ये भी क्या है, तो ये भी आपको मिलेंगे क्या, बहुदेववादी। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं क्या, ठाकुर देव, जो कि गांव के संरक्षक हैं। ठाकुर देव घर के देवता वहां पर थे भील में घिरसिरी देव, और यहां पर है नारायण देव।
इसके बाद ये बाघ की भी पूजा करते हैं। इनकी जो झूम की खेती है, भील में झूम की खेती को दाह दिया कहा जाता है। और यहां पर इनकी जो झूम की खेती है इसको बेवार कहते हैं। और जहां झूम की खेती करते हैं वहीं पर ये बाघ देव या बाघेश्वर देव की पूजा करते हैं। फिर है बंजारिन माई, जो कि वन देवी है। बंजारिन माई वन देवी है। अब आते हैं कुछ उत्सव त्योहार के बारे में। तो इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे रसनवा कहते हैं। ये 9 वर्ष के बाद मनाया जाता है और इसमें मधुमक्खियों की पूजा की जाती है और उसके बाद शहद निकाला जाता है। रसनवा। बिदरी, यह अच्छे वर्षा के लिए यह पूजा किया जाता है। बिदरी कि ताकि अच्छे से वर्षा हो, कृषि उपज अच्छे से हो। हरेली, रोग व्याधियां दूर रहे उसके लिए हरेली उत्सव का आयोजन किया जाता है। नवाखानी, नए फसल से संबंधित यह क्या है, जो कि भील जनजाति में नवई है, यहां पर नवा खानी है। नए फसल से भोजन बनेगा और भोजन सबसे पहले पूर्वजों को अर्पित किया जाएगा और फिर ये खुद खाएंगे। तो नवा खानी। जवारा, ये दशहरा के समय होता है। दशहरा, हिंदू धर्म का दशहरा अलग है, इनका दशहरा अलग है। इनके उत्सव का नाम दशहरा क्यों पड़ा? क्योंकि दशहरा जो है एक नृत्य का नाम है। तो दशहरा इनका एक उत्सव है जो कि आश्विन माह में पड़ता है। दिवाली, हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण, हिंदू समाज के प्रभाव के कारण ये भी दिवाली मनाना आरंभ कर चुके हैं। छेड़ता, यह बच्चों से संबंधित क्या है, उत्सव है। बच्चे क्या करते हैं, पूस या पौष माह में गांव वालों के, जो भी गांव में घर हैं उनके घर में जाएंगे, थैला लेकर जाएंगे और एक कुछ शब्द है जिसकी रट लगाते हैं, छेर छित्ता छेरता, छेर छित्ता छेरता। और इसके बाद गांव वाले जो है इनको खाद्यान्न देते हैं। छेर छित्ता छेरता जो है एक प्रकार से धरती का सम्मान भी है। धरती के सम्मान से जुड़ा हुआ यह उत्सव है, यह पूजा है। बच्चों को गांव वाले खाद्यान्न देते हैं। सारे बच्चे अपना खाद्यान्न एक जगह इकट्ठा करेंगे, नदी, झील या तालाब के किनारे, फिर उसका ये भोजन बनाएंगे और नृत्य गायन के रूप में ये आनंदमय या उल्लास और आनंद के रूप में ये त्योहार मनाएंगे। कौन सा? छेरता। हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण ये होली भी मनाना आरंभ कर चुके हैं। समाज में आइए तो इनके सामाजिक संगठन के सर्वप्रमुख वर्ग कौन है? मुकद्दम, जो कि गांव के मुखिया हैं। ये एक प्रकार से भील जनजाति के पटेल या गमेती जैसे हैं। मुकद्दम, इनके सहायक को दीवान कहा जाता है। दीवार दीवान कहा जाता है। और कोटवार जो कि गांव का प्रहरी है। तो दीवान सहायक है किनका? मुकद्दम का। और कोटवार कौन है या कोटवार कौन है? गांव के प्रहरी हैं। और ये कोटवार जो हैं ये सरकारी सेवक भी होते हैं। इसके अलावा देखिए आ गए बैगा में जो पुरोहित हैं, इन्हें क्या कहा गया है? दवार, पंडा या भूमिया कहा गया है। दवार, पंडा या भूमिया, ये झाड़ फूक भी जानते हैं और झाड़ फूक के द्वारा भी ये रोग व्याधियों को दूर कर सकते हैं। फिर है अगला है समरथ। तो सार्वजनिक भोज के प्रबंधन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसे समरथ कहा गया है। 3 प्रकार की साड़ियां हैं, मूंगी, बिगरा और चगदरिया, जो आपको बैगा जनजाति की महिलाएं उनको धारण करती हैं। मूंगी है, बिगरा है और चगदरिया है। मूंगी में क्या होता है? यह रेड कलर का होता है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे बॉर्डर होते हैं वो किस रंग के होंगे? वो होंगे आपके सफेद रंग के। और ये है चगदरिया, सफेद रंग का साड़ी। तो मूंगी, बिगरा और चगदरिया ये क्या है? ये इनके कुछ गहना आभूषण जिसको हम लोग रेगुलर क्लास में कवर करते हैं। फिर इनके कुछ, यदि हम लोग गायन का नाम लें तो ददरिया, कर्मा उत्सव के समय में कर्मा गायन, झरपट कर्मा से ही जुड़ा हुआ है। झरपट एक नृत्य भी है और गायन भी है। बिलमा नृत्य भी है और गायन भी है। और सजनी, ये सब क्या है? गायन के कुछ एक रूप है। रीना भी एक गीत है। रीना या सैला रीना भी क्या है? गीत है इनका। आगे बढ़ रहे हैं। दशहरा नृत्य अभी बात किए थे, उसी आश्विन माह में दशहरा नृत्य का आयोजन किया जाता है। कभी कभी इसको बिलमा भी कहा जाता है और बिलमा विवाह के अवसर पर भी नृत्य किया जाता है।
दशहरा नृत्य, कर्मा उत्सव के समय कर्मा या बैगानी कर्मा नृत्य, और कर्मा नृत्य का ही एक पार्ट है झरपट, झरपट नृत्य। ये मैंने नृत्य को समझाने का प्रयास किया कि कैसे ये पुरुष और कैसे यहां महिला अलग अलग समूह में झरपट नृत्य कर रही हैं, और यहां आपको दिख रहा है मांदर या ढोलक बजाने वाला व्यक्ति। और नृत्य के बारे में बात करें तो विवाह से संबंधित है बिल्मा, अभी मैंने आपको बात किया। भड़ौनी महिलाएं करती हैं, और परधौनी अलग अलग वेशभूषा बनाकर नृत्य कौन करता है? पुरुष। और इस समय के बहुत बड़े परधौनी नृत्यकार हैं अर्जुन सिंह धुर्वे, जिन्होंने किताब भी लिखी है बैगा गीत। ये आपको नॉर्मल बुक में ये नृत्य का नाम नहीं मिलेगा, इसे नाम दिया गया है तापड़ी या तापड़ी, तापड़ी नृत्य। यह भी बैगा जनजाति से जुड़ा हुआ नृत्य है, और इसमें सामान्यतः यह नृत्य कौन करती हैं? तो इस नृत्य का आयोजन जो है महिलाएं करती हैं। तापड़ी नृत्य के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब ध्यान देना है डियर कि बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति हैं, और गोदने का जो कार्य है वो आरंभ होता है 7 और 8 वर्ष की अवस्था में। 7-8 वर्ष की जो बालिका है उसको गोदनिन एक क्या है? महिलाओं का एक समूह है जो गोदना आर्ट में एक्सपर्ट है। और सबसे पहले बालिकाओं की जब आयु 7 या 8 वर्ष होती है तो उनके ललाट में, फोरहेड में ये गोदना आरंभ करती हैं। और कैसा होगा? तो देखिए, सबसे पहला उल्टे एक भी आकार का बनाया, वी आकार, यहां पर आपने एक टिपकी दिया, यहां पर आप देने वाले हैं 3 टिपकी, यानी 3 बिंदुओं को 3 टिपकी कहा गया, और फिर ये 2 खड़ी रेखाएं। तो इस तरह से शुरुआत होता है 7 और 8 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद फिर कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए, गुप्तांगों को छोड़ दिया जाए, तो बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं लगभग शरीर के समस्त हिस्सों पर गोदना गुदवाती हैं। और गोदना इनके धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोदना तो इनके सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। यदि महिला ने गोदना नहीं गुदवाया तो समाज में उसका वो मान, सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं रहता। तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है? तो इसका उत्तर है आपका बैगा। इनकी झूम की खेती को दाहिया या बेवार कहते हैं। और चिमाटा किनकी झूम की खेती को कहते हैं? भील जनजाति के झूम की खेती को चिमाटा कहते हैं। पहेली को धंधा कहते हैं। इनके गेस्ट के लिए, अतिथियों के लिए जो घर बना होता है उसे चट्टी कहते हैं। ये सब हम लोग थोड़ा रेगुलर क्लास में और अधिक जानते हैं। अभी क्या है आपका आधार मजबूत किया जा रहा है, इसलिए मैं जानबूझकर इन सब पे उतना चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब हम लोग डियर पहुंच गए कहां? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिनका नाम है भारिया। भारिया जो है जबलपुर में भी रहते हैं और छिंदवाड़ा के पातालकोट में भी रहते हैं। छिंदवाड़ा के पातालकोट जिले में रहते हैं, और यह मध्य प्रदेश की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है, और यह पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में भी आते हैं। तो छिंदवाड़ा के किस हिस्से में बताया आपको? पातालकोट में इनका निवास है। 2011 में इनकी जनसंख्या थी लगभग 1,93,230, और पातालकोट में इनकी जनसंख्या 4,824 है इनकी जनसंख्या। अब इनकी उत्पत्ति, हीरालाल और रसल ने बैगा के बारे में क्या कहा था कि भूमिया जनजाति से संबंधित थे, छोटा नागपुर से छत्तीसगढ़, और फिर वहां से पहुंच गए कहां? मध्य प्रदेश। इनके बारे में हीरालाल और रसल ने कहा है कि इनका जो उत्पत्ति है, जो मूल स्थान है, या तो बांधवगढ़ है या उत्तर प्रदेश का महोबा है। किनका? भारिया का, है ना। ये लाला हरदौल की पूजा भी करते हैं। और लाला हरदौल कौन है भाई? तो लाला हरदौल बुंदेलखंड के लोक देवता हैं। ये पहले समझिए पातालकोट से बुंदेलखंड की यात्रा पर जाते थे लाला हरदौल की पूजा करने के लिए, यानी इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे है? इनका जो कनेक्शन कहीं ना कहीं है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से। हालांकि या तो इनका मूल निवास माना गया है, क्या मूल निवास माना गया है
बांधवगढ़ या फिर महोबा। अब देखिए इनकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई जो कहानी है, इनकी उत्पत्ति से जो जुड़ी हुई कहानी है वह क्या है, पांडव अर्जुन से जुड़ा हुआ है। अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन ने क्या किया है, भरू घास, ये घास का एक प्रकार है भरू, इससे कुछ योद्धाओं को जन्म दिया और वही कहलाए भारिया। तो कभी कभी जो भारिया जनजाति है ये अपने आप को पांडवों से भी जोड़कर देखती है। इसके अतिरिक्त डियर, भारिया जनजाति के लोग अपने आप को गोंड का छोटा भाई भी कहते हैं, गोंड का छोटा भाई कहते हैं। इनके 51 गोत्र हैं, इनके 51 गोत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से कुछ प्रमुख गोत्र यहां आपको दिखा हुआ है, खमरिया, बगदरिया, पचलिया, गवलिया, बगोरिया, अंगरिया, ये सब क्या है, गोत्र हैं। और यहां पर आपको इनके गोत्र के टोटम चिन्ह भी दिख रहे हैं। अंगरिया, बगोरिया, गवलिया, खमरिया, बगदरिया, पचलिया, ये सब क्या है, इनके प्रमुख गोत्र हैं। ये है इनके जन्म संस्कार से संबंधित कुछ गतिविधियां। छठी संस्कार छठे दिन, 8वें दिन ही मुंडन हो जाता है और 6 महीने बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं क्या, अब पहुंच गए हैं मैरिज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, एक है मंगनी या बारात, ये कैसा विवाह है, ये एक प्रकार का अरेंज मैरिज है, मंगनी या बारात। दूसरा राजी बाजी, एक प्रकार का प्रेम विवाह है। युवक और युवती पलायन करेंगे, लेकिन पलायन किसी अज्ञात स्थान में नहीं करेंगे, अपने सगे संबंधी के यहाँ करेंगे और सगे संबंधी युवक और युवती के माता पिता को इसकी सूचना देंगे और इसके पश्चात विवाह की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो उस प्रकार के विवाह को क्या कहा गया है, राजी बाजी विवाह कहा गया है ना। यहां आपको यह बता दें कि जिस प्रकार गोंड समुदाय में ममेरे और फुफेरे, जो भाई बहन में विवाह को वरीयता दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से कुछ यहां पर भी वैसा ही वरीयता दिया गया है। ममेरे और फुफेरे जो भाई बहन में विवाह परंपरा को मान्यता मिली है। फिर है जो तीसरा लमसेना, और लमसेना क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बैगा या गोंड में जिस प्रकार का लमसेना विवाह का प्रचलन है, यहां पर भी आपको कुछ वैसा ही विवाह का प्रचलन देखने को मिलेगा। भील जनजाति बैगा जनजाति के समान यहां पर भी जो है नात्रा यानी पुनर्विवाह की परंपरा विद्यमान है ना, नात्रा या चूड़ी पहनना की परंपरा विद्यमान है। भील जनजाति बैगा जनजाति के समान आपको जो है व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार और दफन करने की दोनों प्रक्रिया देखी जाती है। अब आपने देखा था भील जनजाति में टिया यानी मृत्यु भोज जो कि तीसरे दिन दिया जाता है, यहां पर भी मृत्यु भोज तीसरे दिन ही दिया जा रहा है, लेकिन उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है तेजा। तेजा कहा गया है, मृत्यु भोज को तेजा कहा गया है। तो तीसरे दिन मृत्यु भोज का प्रावधान। समाज में यदि हम लोग बात करें डियर, तो समाज में भील जनजाति के समान गांव के प्रमुख पटेल, यहां पर भी पटेल हैं, भौमका जो कि पुरोहित है, पडियार जो कि थोड़ा जादू टोना के द्वारा, झाड़ फूक के द्वारा रोग व्याधियों को दूर करने का काम करते हैं, कोटवार ये सरकारी सेवक हैं और गांव के प्रहरी भी हैं, और सयाना, सयाना कौन है, तो सयाना जैसे आपको मैंने भील जनजाति में बताया था डाहला अर्थात गांव का बुजुर्ग व्यक्ति, वैसे यहां पर जो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति है उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है सयाना। ध्यान दीजिएगा डियर, जब भी आप जनजाति टॉपिक पढ़ें तो हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करें। यदि आप भील पढ़ रहे हैं तो उसकी तुलना कीजिए किसके साथ, उसकी तुलना कीजिए गोंड के साथ, उसकी तुलना कीजिए सहरिया के साथ, भारिया के साथ, तो चीजें आपको जल्दी समझ में भी आएंगी और याद भी होंगी। ये पढ़ने का साइंटिफिक तरीका है। जैसे मैंने यहां सयाना की किसके साथ तुलना की, तुलना कर दिया भील जनजाति के डाहला के साथ। धर्म के बारे में आते हैं तो जैसे भील जनजाति में बड़े देवता थे कौन, बाब देव, यहां पर कौन है, यहां पर है बड़ा देव या बूढ़ा देव, ये गांव के देवता हैं, गांव के सबसे बड़े देवता हैं।
चैत्र और आश्विन माह में इनकी पूजा की जाती है। दूल्हा देव, ये एक तरह से जैसे आपने देखा भील जनजाति में घिरसिरी देव यानी गृह देवता, और उसी को बैगा में नारायण देव कहा गया, और यहां पर इन्हें क्या कहा जा रहा है, इन्हें दूल्हा देव कहा गया है। बाघेश्वर देव, बैगा जनजाति के समान ये भी बाघ की पूजा करते हैं, है ना, बाघेश्वर देव। फिर है मुठवा बाबा, ये क्या करते हैं, ये रोग व्याधियों को गांव से दूर रखने का प्रयास करते हैं, मुठवा बाबा। मेघनाथ, याद रखना है, गोंड जनजाति के समान, है ना, ये भी जो है मेघनाथ की पूजा करते हैं। और कोरकू जनजाति के समान ये भी मेघनाथ की पूजा करते हैं। तो गोंड भी पूजा कर रहे हैं मेघनाथ की, कोरकू भी पूजा कर रहे हैं मेघनाथ की, और भारिया भी पूजा कर रहे हैं मेघनाथ की। और सामान्यतः मेघनाथ की पूजा कब की जाती है, होली के अवसर पर या फाल्गुन महीने में की जाती है। हरदौल, अभी मैंने आपको बताया था कि ये बुंदेलखंड के लोक देवता हैं और इनकी ये पूजा करते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति को कहां से जोड़ के देखा गया है, महोबा। और महोबा कहां है, महोबा है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। भीमसेन, ये आपके गॉड ऑफ मैरिज यानी विवाह के देवता भी हैं और कृषि से संबंधित भी हैं। जैसे भील जनजाति में हम लोगों ने क्या देखा था, भील जनजाति में सावण माता, है ना, को देखा था, वहां यहां पर क्या है, यहां भीमसेन देव है। खैर माई, ये कौन है, ये समझिए बुरी जो 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 विपत्तियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, इनको दूर रखने का प्रयास कौन करती हैं, खैर माई। अब कुछ त्योहार उत्सव के बारे में जरा जानकारी इकट्ठा कर लें डियर। तो त्योहार उत्सव में देखिए यहां पर आपको बिदरी, ये बिदरी आपको बैगा में भी दिखा था, और आपको ये गोंड में भी दिखेगा बिदरी, क्लियर ना। तो बिदरी का जो लक्ष्य है वह यह है कि भाई अच्छी वर्षा, और अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। और किसकी पूजा करेंगे, बड़ा देव की, भीमसेन देव जो कि कृषि से भी जुड़े हुए हैं। जैसे भील में मालिया बाबा और कौन, और सोवण माता या सावण माता, वैसे यहां पर भीमसेन और मुठवा देव, इन सब की पूजा की जाती है बिदरी में। नवाखानी, नवई भील का, नवाखानी बैगा का, और नवाखानी भारिया का। भाद्र महीने में नई उपज से संबंधित यह त्योहार है। नई उपज आ गई है, उससे खाना बनाया गया और सबसे पहले अर्पित किया गया पूर्वजों को, और उसके बाद फिर ये खुद खाते हैं और आनंद और उल्लास मनाते हैं। उसके बाद जवारा यानी दशहरा के समय 9 दिनों का जो पूजा है वही है क्या, जवारा। जवारा बोए जाते हैं, बीज बोया जाता है और उससे जो पौधा निकलता है उसकी सुरक्षा की जाती है, और 9वें या 10वें दिन उसे जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो जवारा। दिवाली, यहां पर एक आपको विशेष रूप से देखने को मिलता है गाय या खिरका खेलना। कुछ लोग क्या होते हैं, ये चाहते हैं कि गाय इनको थोड़ा सा हिट करे, थोड़ा सा पुश करे, कि ताकि जो है इनके ऊपर यदि कुछ रोग व्याधियां हैं वो दूर हो जाए। तो उसी को क्या कहा जाता है, गाय या खिरका खेलना। हिंदू धर्म के समान, हिंदू समाज के समान ये भी जो है होली मनाते हैं डियर। आर्ट में आते हैं तो इनके अभी आपको कम से कम ये 2 नृत्य याद रखना है, भड़म और सैतम। भड़म जो है महिलाएं, पुरुष करते हैं विवाह के अवसर पर, और सैतम जो नृत्य है वह महिलाएं करती हैं विवाह के अवसर पर। तो भड़म और सैतम। बैगा और गोंड के समान यहां पर भी सैला नृत्य है, कर्मा आपको यहां भी देखने को मिलेगा, बट अभी आपको भड़म और सैतम याद रखना है। यदि हम लोग गीतों में बात करें तो जस गीत, जो कि एक प्रकार का भजन है, डिवोशनल सॉन्ग है, भजन है, देवी देवता की स्तुति में जस गीत गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर बन्ना बन्नी और उपजन गीत, और कर्मा त्योहार के अवसर पर कर्मा गीत गाया जाता है। तो जस गीत, बन्ना बन्नी, उपजन और कर्मा, ये आपको याद रखना है। इनका जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है, यह द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ी हुई है, और इनकी भाषा को भरियाटी या भरनोटी कहते हैं। रंग बंग क्या है, रंग बंग दाह दिया, चिमाटा या बेवार का ही रूप आपको देखने को मिलने वाला है। सॉरी, मैंने कुछ उल्टा बताया आपको। रंग बंग जो है डियर, यह इनका एक प्रकार से यूथ डॉर्मेट्री है। यूथ डॉर्मेट्री, जिसे उरांव में घोटुल कहा जाता है ना, सॉरी, उरांव में
घुमकुड़िया कहा जाता है। उरांव जनजाति मध्य प्रदेश के बघेलखंड में आपको देखने को मिलेगी और उनमें जो है उनका युवा गृह होता है और उरांव का जो युवा गृह है उसे घुमकुड़िया कहते हैं, है ना। और आपका मुड़िया जो कि गोंड से जुड़ा हुआ मुड़िया मारिया एक उप समूह है गोंड में, उनका जो युवा गृह है वो है क्या, वो है आपका, उनको कहते हैं घोटुल। तो मुड़िया एंड देयर घोटुल एक किताब भी है। तो युवा गृह मुड़िया जनजाति का क्या है, घोटुल, लेकिन इनका क्या है, इनका जो युवा गृह को क्या कहा गया है, रंगबंग, जहां पर युवक और युवतियों को विवाह के बारे में जानकारी दी जाती है। गांव के जो सयाना और सयानी होती हैं, गांव के जो वृद्ध पुरुष होते हैं, वृद्ध महिलाएं होती हैं, वो इस प्रकार की जानकारी देते हैं। ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखना पड़ता है। फेंटा एक प्रकार का गमछा कह सकते हैं या अंगोछा कह सकते हैं। फिर सेंदरी ये साड़ी है लाल रंग का, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया। बैगा में 3 साड़ियां, मुंगी, बिगरा और चकदरिया, वहां यहां पर सेंदरी। अटका क्या है, ये एक प्रकार का पहेली है। तो डियर, हम लोगों ने एक आधार बनाने वाला जो कार्य है उसको कवर कर लिया। तो क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके और भी 3, 4, 5 ऐसे ही जनजातियों के बारे में बात करेंगे और चित्रों के द्वारा समझने का, कहीं कहीं पर चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।